स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। एनएसजी की सदस्यता पर वियना में बैठक, भारत के दावे पर ज्यादातर देशों का सकारात्मक रुख। चीन ने किया विरोध, अमेरिका की बाधा नहीं डालने की अपील। कर्नाटक में तय वक्त पर ही होंगे राज्यसभा चुनाव। चुनाव आयोग का आरोपी विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। स्टिंग मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश। उड़ता पंजाब विवाद पर सूचना और प्रसारण मंत्री जेटली का बयान। फिल्म सर्टिफिकेशन की मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा जल्द। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन होती है 400 लोगों की मौत। परिवहन मंत्री ने जारी की सालाना रिपोर्ट। मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा बिल लाने की तैयारी। केरल के बाद मॉनसून की रफ्तार तेज। कर्नाटक और गोवा में जोरदार बारिश, दिल्ली में बारिश के आसार, राजस्थान में लू का प्रकोप जारी। वियना में 48 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की बैठक में अमेरिका, स्विट्जरलैंड, मेक्सिको समेत कई और देश भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। हालांकि वहीं चीन भारत के विरोध में उतर आया है और वो दूसरे देशों को भी साथ लाने का प्रयास कर रहा है। भारत को एनएसजी की सदस्यता के लिए स्विट्जरलैंड, अमेरिका और मेक्सिको के अलावा कई और देशों का सहयोग मिला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 48 देशों की बैठक में ज्यादातर देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया। हालांकि चीन अब भी भारत का विरोध कर रहा है। चीन का तर्क है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, साथ ही वो पाकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल करने के पक्ष में है। हालांकि पाकिस्तान के अतीत को देखते हुए इसकी संभावनाएं कम हैं। चीन का साथ देने वाले देशों में तुर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रिया शामिल हैं। सबसे अभी जो अहम है वो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के अंदर मेंबरशिप। और पिछले 24 घंटों में जो अभी बताया गया है कि भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR में जो हमें एडमिशन मिला है, वो एक संकेत है कि इस वक्त विश्व में भारत की जो विश्वसनीयता है और भारत को जिस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरफ पूरा विश्व मानता है, ये उसका एक प्रतीक है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने समूह के देशों को पत्र लिखकर भारत की सदस्यता के प्रश्न पर आम राय बनाने की अपील की है। वियना में गुरुवार को हुई बैठक के बाद अब एनएसजी के सदस्य देश इस महीने दक्षिण कोरिया के सियोल में मिलेंगे, जहां भारत की सदस्यता पर फैसला किया जाएगा। भारत ने पिछले महीने ही एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इससे भारत के लिए परमाणु तकनीक की खरीद फरोख्त में बड़ी सहूलियत होगी। एनएसजी का मकसद परमाणु सामग्री के व्यापार पर निगरानी रखकर परमाणु हथियारों के अप्रसार को रोकना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट आए हैं। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मेक्सिको में थे और मेक्सिको ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। दोनों देशों ने व्यापार और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो की मुलाकात में गर्मजोशी देखने को मिली। वार्ता के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का समर्थन किया। मेक्सिको ने कहा कि परमाणु अप्रसार में भारत का रिकॉर्ड शानदार है। Un respaldo positivo y constructivo en este propósito al reconocer el compromiso del primer ministro Modi con la agenda internacional de desarme y no proliferación de armas nucleares. I thank President Peña Nieto for his positive and constructive support for India's membership of the Nuclear Suppliers Group. वार्ता में व्यापार और निवेश पर खासा जोर रहा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए मेक्सिको को अहम बताया और इस क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने की बात कही। दोनों देश सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। साझा बयान में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की बात कही गई। I see in you a reformer and believer in the destiny of this great country. I too am focused on reforming India's economic and governance structures.
This is one area where our sharing of best practices can benefit both our societies. एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत ने 12 मई को आवेदन किया था। मैक्सिको से पहले स्विट्जरलैंड भारत के दावे का समर्थन कर चुका है। प्रधानमंत्री ने 6 जून को स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। सदस्यता मिलने से भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। चीन इसका विरोध कर रहा है और उसकी दलील है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। लेकिन अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और दूसरे सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भारत ने यूरोप के 40 देशों के ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के बाद भारत इन देशों के साथ कर चोरी की सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकेगा। समूह का मकसद सदस्य देशों की कानून को लागू करने वाली संस्था और कर अधिकारियों के बीच पारदर्शिता से डाटा आदान प्रदान करना है। इसके अगले चरण में ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने पर काम किया जाएगा। यूरोप के बाहर भारत के अलावा जिन देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, मेक्सिको और यूएई शामिल हैं। इस समझौते पर यूरोप के ज्यादातर देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन स्विट्जरलैंड इसका हिस्सा बनने को राजी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान विदेशों में जमा काले धन को लाने का वादा किया था, जिसमें तमाम नियम कायदे आड़े आ रहे थे। हालांकि पिछले हफ्ते स्विस बैंकों में जमा काले धन के मसले पर स्विट्जरलैंड भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने को राजी हो गया है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक 11 जून को ही कराने का फैसला किया है। साथ ही आयोग ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के लिए पैसा लेने के आरोपी 4 विधायकों के खिलाफ मामला दर्ज करके सीबीआई जांच की सिफारिश की है। गुरुवार शाम चुनाव आयोग ने 7 पेज का आदेश जारी करते हुए कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि पैसा लेने के आरोपों के चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने माना कि टीवी पर वोट के बदले पैसे मांगने के आरोप की अनदेखी नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग ने कहा कि वो कार्मिक मंत्रालय से बात करके सुनिश्चित करेगा कि मामले की सही से पैरवी हो। हाल ही में एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया गया था कि राज्यसभा में जीत के लिए किस तरह उम्मीदवार धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को कोर्ट से राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 अलग मामलों में कांग्रेस के 2 विधायकों को वोटिंग में हिस्सा लेने को लेकर आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को मुंबई में इलाज करा रहे विधायक सत्यदेव कटारे का वोट डाक मत पत्र के जरिए लेने के लिए कहा है। साथ ही रेप मामले में न्यायिक हिरासत में बंद कांग्रेस विधायक रमेश पटेल को मतदान के लिए जमानत दे दी गई है। उधर बीजेपी विधायक राजेंद्र कुमार मेश्राम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र कुमार की उस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने मांग की थी कि 11 जून को राज्यसभा के लिए होने वाली वोटिंग में उन्हें हिस्सा लेने दिया जाए। इस बीच उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस विधायक रेखा आर्य और बीजेपी विधायक भीमलाल आर्य की सदस्यता खत्म कर दी है। इन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई है। विधायकों पर फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप था। इसके साथ ही दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। रेखा आर्य बीजेपी में शामिल हो गई हैं और इसी तरह भीमलाल कांग्रेस के खेमे के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी के रुख को साफ नहीं किया है। उनका कहना है कि नतीजे बताएंगे कि पार्टी ने किसका समर्थन किया है। साथ ही मायावती ने मथुरा हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के रवैये की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर गुंडों और माफियाओं को जेल भेजा जाएगा और अवैध कब्जों वाली जगहों को खाली कराया जाएगा। करने के लिए तो मैं समझती हूँ सपा के दबंगों द्वारा पूरे प्रदेश भर में तालाबों व अन्य सरकारी संपत्तियों व प्राइवेट लोगों की भी संपत्तियों पर किए गए अवैध कब्जों को भी मुक्त कराया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। उड़ता पंजाब फिल्म के विवाद के बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि फिल्मों को जारी करने के नियम उदार बनाए जाएंगे।
जेटली ने साफ कहा कि फिल्म जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया से वो सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में फिल्म प्रमाणन में बड़े बदलाव की घोषणा करेगी। अरुण जेटली ने बताया कि फिल्म प्रमाणन मानकों पर श्याम बेनेगल समिति की रिपोर्ट के पहले हिस्से पर मंत्रालय विचार कर रहा है। बेनेगल ने अप्रैल में ये रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें एडल्ट फिल्मों को 2 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की गई है। फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में कलात्मक, रचनात्मकता और रचनात्मक स्वतंत्रता पर रोक ना लगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्मों को प्रमाणित करने की प्रक्रिया में कलात्मक, रचनात्मकता और रचनात्मक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगनी चाहिए। I am not satisfied. There is some change which we are about to make because there is a very well documented report by Shyam Benegal, the first part which has come to me, which is under consideration. And over the next few days, we are going to announce some very radical changes in that. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने उड़ता पंजाब फिल्म में काट-छाट पर सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि बोर्ड पंजाब नाम हटाने पर क्यों अड़ा हुआ है। उधर सियासी बयानबाजी के बीच मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल और अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म का समर्थन किया है। बॉलीवुड फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर माहौल अभी भी गर्म है। युवाओं में नशे की लत पर बनी फिल्म के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गो गोवा गॉन फिल्म का हवाला देते हुए सेंसर बोर्ड से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि अगर पहले की फिल्म पर गोवा ने ऐतराज नहीं जताया तो सेंसर बोर्ड पंजाब शब्द क्यों हटाना चाहता है। इस मामले पर शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ उड़ता पंजाब को मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल और अनुपम खेर का भी साथ मिल गया है। Proliferation of drugs among young people is a fairly serious problem. It brings our notice to that. The film brings to our notice the problems of drug proliferation. So, in that sense, it is a good film. फिल्म के समर्थन में उतरे तमाम सितारों के बाद मशहूर फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। वो पहले भी इस तरह के विवादों से जूझ चुके हैं। भंडारकर ने बार बार सेंसर बोर्ड के साथ होने वाले बॉलीवुड के टकराव के लिए स्थायी समाधान की जरूरत बताई है। I have been victim earlier also with a lot of chairperson and I had fight with them. I had went to courts. I'm sure there would be a solution to it and there will be something where we filmmaker get our liberty, get our fundamental right, the kind of cinema we want to make. फिलहाल विवादों में घिरी फिल्म की रिलीज पर राजनीति जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी भी फिल्म के समर्थन में उतर आई है। मायावती ने कहा कि उड़ता पंजाब फिल्म में कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए इसे पास किया जाना चाहिए। वहीं पंजाब सरकार के मंत्री दलजीत सीमा ने सारे विवाद के पीछे आम आदमी पार्टी पर शक जताया है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपके लीडर्स कर रहे हैं, इससे शक पड़ता है कि फिल्म मेकर्स का और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का आपस में कोई रिलेशन है। गवर्नमेंट का एज सच कोई रोल नहीं है, ना हमने फिल्म देखी है, ना हमने कोई किसी तरह का कोई एक्शन लिया। दरअसल सेंसर बोर्ड ने उड़ता पंजाब फिल्म में दृश्यों पर कैंची चलाने के लिए कहा था। साथ ही फिल्म के टाइटल में पंजाब शब्द पर ऐतराज जताया गया, जिसके विरोध में बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा मोर्चा खोले हुए है। अखबार नवभारत टाइम्स में गुरुवार को छपी खबर में कहा गया कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी के बेटे और बहू इस फिल्म से जुड़े हैं। निहलानी के बेटे चिराग निहलानी फिल्म को बनाने वाली बालाजी मोशन पिक्चर्स में क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, तो उनकी बहू राधिका निहलानी फिल्म की मार्केटिंग टीम का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अदालतें कार्यपालिका का काम नहीं कर सकती। अरुण जेटली ने कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि अगर कार्यपालिका अपना काम करने में नाकाम रहती है तो अदालतें उसे अपना काम करने का निर्देश दे सकती हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक न्यायपालिका और कार्यपालिका की स्वतंत्रता को सख्ती से कायम रखना होगा। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कहा था कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रहती है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कलम गवाह है में इस बार मुलाकात जानी मानी लेखिका और वरिष्ठ संपादक शीला झुनझुनवाला से। वहाँ पर ये माहौल था कि अगर भारती जी किसी को अपने कमरे में बुलाते थे तो उसको पहले से ही वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाता था। इंदिरा जी को मैंने बहुत ही सहृदय पाया वैसे, तो मैंने एक बात ये देखी कि उनमें निर्णय लेने की अपूर्व क्षमता थी। कलम गवाह है
श्रेष्ठ संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। बिहार में नीलगायों की हत्या के मसले पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार की तरफ से इतने बड़े स्तर पर जानवरों की हत्या करने की इजाजत दी गई है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने फैसले का बचाव करते हुए इसे कानून के तहत किसानों के फायदे के लिए लिया गया फैसला बताया है। बिहार सहित कई राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों की हत्या के लिए दी गई सरकारी मंजूरी पर केंद्र सरकार के दो मंत्री अब आमने सामने हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि पर्यावरण मंत्रालय वन्य जीव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो हुआ है बिहार में, ये पहली दफा है कि इतना तगड़ा मैसेकर हुआ है हिरणों का, जो प्रोटेक्टेड जानवर है। किसी ने नहीं मांगा इनको मारने के लिए, इनको लाना पड़ा हैदराबाद से लोग उनको मारने के लिए। ये शर्म की बात है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। मेनका गांधी के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस मसले पर मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। जानवरों को मारने के लिए दिए गए आदेश के मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसानों की मदद के लिए है और इसमें केंद्र सरकार का कोई निजी एजेंडा नहीं है। किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। एक ही सरकार के दो मंत्रियों के बीच उठे इस मतभेद को विपक्षी दल तालमेल की कमी बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार का ये आदेश वन्य जीवों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। स्टेट्स अगर डिमांड करते तो उन्हें पहले वहाँ पे एक प्रॉपर सेंसस और सर्वे कराना चाहिए कि कितने जानवरों के जो एरिया थे, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ एरिया थे, फॉरेस्ट एरिया थे, उस पर कितना इंक्रोच किया गया उनके स्टेट्स के द्वारा। क्योंकि जब स्टेट्स डेवलपमेंट के नाम पे इंक्रोचमेंट करना शुरू करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर करना शुरू करते हैं, उसको कट करना शुरू करते हैं, तभी जानवर जो है वो भटक के इंसानों के एरिया में आना शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के कई जिलों में अक्सर नीलगाय और जंगली सुअर खेतों में आतंक मचाते हैं, जिसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर नीलगायों को मारने की इजाजत दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 200 से ज्यादा नीलगायों को मारा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में पिछले साल सड़क हादसों से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,46,133 हो गया है। इन मौतों की सबसे बड़ी वजह ड्राइवरों की गलती रही। इन हादसों को रोकने के लिए मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है। भारत की सड़कों पर वाहन चलाना दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। साल 2014 के मुकाबले 2015 में सड़क हादसों में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 4,89,400 दुर्घटनाएं हुई थीं, तो 2015 में ये बढ़कर 5,01,423 हो गईं। हर दिन 1,374 सड़क हादसे होते हैं और इनमें 400 जानें जाती हैं। इसका मतलब हर घंटे 57 दुर्घटनाएं और 17 लोगों की मौत होती है। मरने वालों में 54% से अधिक 15 से 34 साल के होते हैं। पिछले साल तमिलनाडु में सबसे अधिक हादसे हुए। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी अध्यक्षता में भी ये एक्सीडेंट कैसे हम रोक सकते हैं, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। इसमें कलेक्टर होगा, एसपी होगा, ट्रैफिक के लोग होंगे, एनजीओज होंगे, सोशल वर्कर होंगे और हम लोग कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और उस हर महीने में 2 महीने में जितने एक्सीडेंट्स हुए वो स्पॉट पर आवश्यकता होगी तो जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई है कि मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा विधेयक पारित हो जाएगा। नया कानून बनने से इसमें पारदर्शिता आएगी और गलत कामों पर भी रोक लगेगी। हमने सुझाया है कि कंप्यूटर परीक्षा लेगा और ऐसे 20 सेंटर हमने खोल दिए ऑलरेडी। पूना में है, कलकत्ता में है, राजस्थान में है, कि वो ट्रक वाला पूरा वहाँ ग्राउंड में जाके पूरा चलाएगा और कंप्यूटर उसकी परीक्षा लेगा और पास या फेल डिक्लेयर करेगा। सड़क सुरक्षा बिल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है। हादसे में बच्चे की मौत होने पर 3 लाख तक का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रावधान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात में 2002 में गुलबर्ग सोसाइटी में दंगे के मामले में आज अदालत सजा सुना सकती है।
सजा तय करने से पहले 6 जून को अभियोजन, पीड़ितों और मुजरिमों के वकीलों ने सजा के बारे में अपनी अपनी दलीलें पेश की। 2 जून को अदालत ने 24 लोगों को दोषी करार दिया है। साथ ही बीजेपी के पार्षद विपिन पटेल समेत 36 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 24 में से 11 आरोपियों को हत्या का दोषी पाया है। वहीं 13 दोषियों को दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया है। इस मुकदमे में कुल 66 लोगों पर आरोप लगे हैं, जिनमें से 6 की मौत सुनवाई के दौरान हो गई थी। 28 फरवरी 2002 को भड़की हिंसा के दौरान उत्तेजित भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया था। इस हमले में 69 लोग मारे गए थे, जिनमें पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। गुलबर्ग सोसाइटी मामला 2002 के गुजरात दंगों के उन 9 मामलों में से एक है, जिनकी जांच उच्चतम न्यायालय की तरफ से बनी SIT कर रही है। सीबीआई ने हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया है, जिसकी अगुवाई सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक करेंगे। यह SIT अगस्ता वेस्टलैंड और कारोबारी विजय माल्या से जुड़े मामलों की जांच करेगी। PTI के मुताबिक SIT इन दोनों मामलों की जांच शुरू करेगी। सीबीआई कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ कई आरोप पत्र दायर करने की योजना बना रही है। उन पर कई बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया हैं और देश छोड़कर ब्रिटेन चले गए हैं। वहीं अगस्ता वेस्टलैंड मामले में इटली की अदालत के फैसले के बाद सीबीआई इस मामले की नए सिरे से जांच कर रही है। दिल्ली विधानसभा ने राशन माफिया मामले में 9 सदस्यों वाली जांच समिति के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा को राशन बंटवारे में घोटाले की शिकायत मिली थी, जिन पर कार्रवाई के लिए उन्होंने समिति बनाने की मांग की थी। इसके अलावा विशेष सत्र के दौरान नगर निगम की खामियों और कामकाज को लेकर सदन में चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी विधायक नितिन त्यागी ने बीजेपी शासित नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विधानसभा में आज भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में विशेष सत्र के विरोध में MCD का संयुक्त अधिवेशन हुआ। इसमें बीजेपी पार्षदों ने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद के साथ मारपीट की। इस अधिवेशन में दिल्ली सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। दिल्ली नगर निगम के तीनों जोन के संयुक्त अधिवेशन में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी बात रखी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों का कहना था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद पार्षदों के बीच झड़प हो गई। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इससे बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। पूरा सदन अभी प्रस्ताव पारित हुआ है। हम सब लोग उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दिल्ली विधानसभा के पूरे सदन ने उसकी कड़े शब्दों में निंदा किया इस पूरी कार्रवाई की। और ये जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के अंदर गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और टारगेट कर करके दलितों के ऊपर जिस तरह से ये लोग अत्याचार करते जा रहे हैं। मारपीट हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद में जो दोषी पकड़ा जाए या दोषी माना जाए तब कुछ कहा जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है। बात मौसम की। केरल के बाद मॉनसून आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। उधर केरल में 2 दिन से कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक केरल में तेज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। करीब 1 हफ्ते देरी से केरल पहुंचा मानसून तेजी से देश के दूसरे इलाकों में दस्तक दे रहा है। केरल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कोल्लम जिले में गुरुवार को स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुंटूर और विजयवाड़ा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। वहीं मदुरई में लोगों को गर्मी से राहत मिली। कर्नाटका के तट तक अग्रसर हो चुका है। अंदरूनी दक्षिण इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा होते हुए तटीय आंध्र प्रदेश तक ये पहुंच चुका है। फिलहाल मानसून केरल, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके 10 जून तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा पहुंचने की उम्मीद है। 15 जून तक मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों को सराबोर कर सकता है। 1 से 15 जुलाई तक देश के सभी हिस्सों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इससे पहले ही कई इलाकों में प्री मानसून बारिश शुरू होगी। आगामी 48 घंटे में इसका और उत्तर की तरफ अग्रसर होकर के
संपूर्ण कोस्टल कर्नाटका, कोंकण और गोवा के कुछ भाग, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटका, रायलसीमा के अधिकांश भाग और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और भाग में ये पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक देश में सामान्य के मुकाबले 108% बारिश का अनुमान लगाया है। मॉनसून की अच्छी शुरुआत से खरीफ की फसल की बुआई में तेजी आएगी। साथ ही पानी की किल्लत और सूखा पीड़ित राज्यों को बारिश से राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला तय है। राष्ट्रपति चुने जाने की हिलेरी की उम्मीदों को उस वक्त और मजबूती मिली जब गुरुवार को राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन के समर्थन का ऐलान करते हुए उन्हें सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। इधर पार्टी में हिलेरी के प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स ने भी कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए हिलेरी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति चुने जाने की हिलेरी क्लिंटन की उम्मीदों को गुरुवार को और मजबूती मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो उम्मीदवार के तौर पर हिलेरी क्लिंटन के चुने जाने का समर्थन करते हैं। For more than a year now, across thousands of miles in all 50 states, tens of millions of Americans have made their voices heard. Today, I just want to add mine. I want to congratulate Hillary Clinton on making history as the presumptive Democratic nominee for President of the United States. इससे पहले राष्ट्रपति ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलेरी के प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से मुलाकात की। हालांकि सैंडर्स ने हिलेरी को सीधे तौर पर समर्थन देने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलकर काम करेंगे। I look forward to meeting with her in the near future to see how we can work together to defeat Donald Trump and to create a government which represents all of us and not just the 1%. Thank you very much. इधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति ओबामा अपने लिए सत्ता के और 4 साल चाहते हैं, लेकिन लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 15 साल की सजा सुनाई गई है। मालदीव की एक सैन्य अदालत ने अदीब और उनके 2 अंगरक्षकों को राष्ट्रपति यामीन अब्दुल कयूम की हत्या की साजिश रखने का दोषी करार दिया है। पिछले गुरुवार को ही अहमद अदीब को एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अहमद अदीब पर 2015 में राष्ट्रपति के नाव में बम धमाका करने की कोशिश और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। और खेल की दुनिया में साइना नेहवाल और के श्रीकांत ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला और पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। साइना ने मलेशिया की जिन वेई गोह को 21-12, 21-14 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। साइना ने यह मैच 37 मिनट में अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना की टक्कर थाईलैंड की रेडशिनॉक इंटनॉन से होगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में हैदराबाद के किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया के सोनी द्वी कुंकोरो को 21-19 से 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड नंबर 13 श्रीकांत की टक्कर अगले मैच में कोरियाई खिलाड़ी क्वांग हिंग हो से होगी। वहीं पुरुष वर्ग में समीर वर्मा और महिला वर्ग में तन्वी लाड को हार का सामना करना पड़ा। और अब आखिर में हेडलाइंस। एनएसजी की सदस्यता पर वियना में बैठक, भारत के दावे पर ज्यादातर देशों का सकारात्मक रुख। चीन ने किया विरोध, अमेरिका के बाधा नहीं डालने की अपील। कर्नाटक में तय वक्त पर ही होंगे राज्यसभा चुनाव। चुनाव आयोग का आरोपी विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश। स्टिंग मामले की सीबीआई से जांच की सिफारिश। उड़ता पंजाब विवाद पर सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली का बयान। फिल्म सर्टिफिकेशन की मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं, फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया में बड़े बदलाव की घोषणा जल्द। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन होती है 400 लोगों की मौत। परिवहन मंत्री ने जारी की सालाना रिपोर्ट। मॉनसून सत्र में सड़क सुरक्षा बिल लाने की तैयारी।
केरल के बाद मानसून की रफ्तार तेज, कर्नाटक और गोवा में जोरदार बारिश, दिल्ली में बारिश के आसार, राजस्थान में लू का प्रकोप जारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।